इंडिया पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ के साथ अब 50% टैरिफ लागू हो गया है। इसी बीच लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टिप्पणी करते रहे। इन टिप्पणियों में भारत पाकिस्तान वॉर को रुकवाने का दावा सहित भारत पर रशिया से तेल खरीद कर मुनाफा कमाने का और यूक्रेन में हो रही हत्याओं का इल्जाम भी लगाते रहे। अब भारत पर 50% टैरिफ लागू हो गया है 27 अगस्त से। अब इसका भारत पर क्या कुछ असर है, कितना ज्यादा असर है, इन बारीकियों को समझने के लिए हम आए हैं द हिंदू बिजनेस लाइन की वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा सर के पास। इनसे जानेंगे, समझेंगे राजनीति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, साथ ही व्यापार नीति और भारत की आगे की रणनीति के बारे में। नमस्कार, मैं हूं महक भारती, आप देख रहे हैं पॉलिटिकॉस हिंदी। तो शुरू करते हैं, आइए जानते हैं सबसे पहले सर अमेरिका ने अब टैरिफ लागू कर दिया है भारत के ऊपर, तो इस पे भारत पर क्या असर, कितना बुरा असर हो रहा है, इसके बारे में। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है लगभग 86-87 अरब डॉलर का है और उसमें से लगभग आप समझ लीजिए कि आधे से कुछ ज़्यादा 60% तक ऐसे हैं जिस पर इस 50% का असर पड़ेगा। उसमें से जो दो क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, उसमें से सबसे ऊपर है आपका टेक्सटाइल के मामले में, कपड़े के मामले में हमें इसलिए चिंता है क्योंकि एक तो लेबर इंटेंसिव है, दूसरा ये है कि जो हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं, चाहे हम वियतनाम की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या किसी ऐसे देश की बात करें जिनसे कपड़े के व्यापार के मामले में प्रतिस्पर्धा मिलती है, उनके लिए अमेरिका ने जो दरें हैं वो कम रखी हैं। तो हम वहाँ पर एक तरीके से घाटे की स्थिति में आ जाते हैं। और बीते कुछ दिनों से कई ऐसी खबरें आई हैं कि जैसे तमिलनाडु का जो तिरुपुर है, जहाँ पर कपड़े का काफ़ी ज़्यादा व्यवसाय होता है, वहाँ पर कई फैक्ट्रियों में कामकाज लगभग बंद हो गया है। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी कामकाज प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर ये चिंता जताई जा रही है कि शायद वहाँ पर बड़े पैमाने पर छटनी हो, क्योंकि वहाँ से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कपड़ों का निर्यात होता था। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका जेम्स एंड ज्वेलरी। ये यहाँ पर भी अमेरिका हमारे लिए बहुत बड़ा बाजार रहा है। अब जब ऐसी स्थिति में जब वो 50% का अतिरिक्त है, और याद रखिए कि ये 50% अतिरिक्त है, जो उसके अलावा जो टैरिफ की रेट है, जैसे मान लीजिए किसी पे 10% है तो वो 60% हो जाएगा, किसी पे 12% है तो 62% हो जाएगा। तो हमारे लिए वहाँ पर व्यापार करना आसान नहीं होगा। जो सामान उनको कहीं और से सस्ते में मिलेगा वो उनसे खरीदेंगे, हमसे नहीं खरीदेंगे। तो हमारे लिए ये दूसरा सेक्टर है जहाँ पर हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तीसरा जो है समुद्री जो जीव हम लोग यहाँ से निर्यात करते हैं, जैसे श्रिम्प है, श्रिम्प का काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ से निर्यात किया जाता है, वो उसका जो व्यापार है वो प्रभावित होगा। तो अभी के समय में स्थिति ये है कि लगभग आप समझिए कि 60% तक जो हमारा निर्यात है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और अगर पूरे व्यापारिक परिदृश्य को देखें, और जिन हमने 3 क्षेत्रों का जिक्र किया जो कि केवल एक सांकेतिक सूची है, इसमें बड़े पैमाने पर छटनी की आशंका है और साथ ही साथ कामकाज प्रभावित होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रातों रात कोई नया बाजार नहीं ढूंढ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं बिकेगा तो हम वहाँ जा कर के बेच लेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि हमारे जो आर्थिक विकास है उसके ऊपर असर पड़ेगा, और ये जो 3 क्षेत्र हैं इनके ऊपर असर पड़ेगा। और उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी बात यह है कि रोज़गार के मौके घटेंगे, छटनी होने की आशंका ज़्यादा है। जैसे अभी इतना टैरिफ लग चुका है, अमेरिका ने इसके रीजंस दिए। पहला तो दिया था कि एग्रीकल्चर वगैरह में हम अपने मार्केट में उनको एंट्री नहीं दे रहे ठीक से। उसके अलावा दूसरा ये रीज़न दिया था कि रशिया के साथ लगातार डील जारी है। क्या वाकई में यही रीजंस हैं अमेरिका के टैरिफ लगाने के, या फिर कोई और भी रीजंस हो सकते हैं? देखिए, हमसे कहीं ज़्यादा मात्रा में तेल चीन खरीदता है, जबकि आपने चीन के ऊपर पहले तो बहुत सख्ती दिखाई और फिर आपने ढिलाई बरतते उसको रियायत दे दी, उसको राहत दे दी। वहाँ पर जो टैरिफ है वो हमसे कम है। दूसरी बात यह है कि हम एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते और हमें जन कल्याण को सोचते हुए जहाँ से भी हमको सस्ता मिलेगा हम वहाँ से खरीदेंगे। इसमें कोई भी अगर ये कहता है कि नहीं आप वहाँ से ना खरीदें, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं इससे आघात पहुँचता है। तीसरी बात यह है कि पिछले कुछ समय से आप देखेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला है। तो दूसरी तरफ वहाँ पर यह हुआ कि हमने अगर तेल वहाँ से लिया, हमने कीमतों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखा, और दूसरी तरफ विश्व बाजार में भी कीमतों के मामले में, कच्चे तेल के मामले में स्थिरता बनी रही, क्योंकि हम बराबर तेल उनसे खरीद रहे थे।
तो मुझे नहीं लगता है कि केवल इस आधार पर कहना कि हम उनसे तेल बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं इसीलिए हमारे ऊपर दंड लगा रहे हैं। बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, उनके अपने एक राजनीतिक हित भी हो सकते हैं, वहाँ पर स्थानीय स्तर की राजनीति भी हो सकती है। और अगर केवल तेल खरीदने का बहाना हो तो हम चीन को कैसे कम दर पे हम उनसे व्यापार करें और हमसे आप ज़्यादा दर पर व्यापार करें, जबकि हम कच्चा तेल कम खरीदते हैं। तो कारण सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं है, कारण कुछ और भी हो सकते हैं, स्थानीय राजनीति हो सकती है, जिसका जिक्र करना यहाँ से संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पे क्या कुछ चल रहा है और वो हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि तेल तो एक बहाना पर है। तो तेल एक बहाना भर है इसके लिए, क्योंकि चाइना के साथ तो ऑलरेडी उनका डील चल रहा है टैरिफ को लेकर के, काफ़ी टाइम दिया है उनको लिमिट का। तो भारत क्या कुछ उपाय कर रहा है इन टैरिफ का जो नुकसान है इसको कम करने का, कम से कम करने का? मतलब इनके असर को कम करने जी। की बात जब आप करें, देखिए एक तो ये है कि आप वैकल्पिक बाजार ढूंढें। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये रातों रात वैकल्पिक बाजार नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि अमेरिका नहीं भेजेंगे तो हम अफ्रीका चले जाएंगे, क्योंकि अफ्रीका में वही कीमत मिले वो संभव नहीं है। अफ्रीका के बाज़ार की ज़रूरतें अलग तरीके की होती है, हमें उसके तरीके से तैयार करना होता है। अमेरिका के हिसाब से हमें अलग तरीके से तैयार करना पड़ता है। गुणवत्ता या उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमको मेंटेन करना पड़ता है। एक जो हमारे लिए थोड़ा राहत का पक्ष ये है कि हमारा जो घरेलू बाज़ार वो काफ़ी बड़ा है। और घरेलू बाज़ार में हम लोग बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि शहरी इलाकों में खपत कम है। तो अब आप देखिए कि अब जब जीएसटी की दरों में बदलाव को लेकर के चर्चा चल रही है और 3 और 4 सितंबर को होने वाली बैठक के बाद उम्मीद है कि जीएसटी की दरें कम होंगी, उसका कुछ फ़ायदा हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन पूरा का पूरा जिसको कहें कि बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये कहना गलत है। ये पहला पक्ष है। दूसरा ये है कि क्या सरकार इन निर्यातकों को जो है किसी तरीके का राहत पैकेज देगी, इस पर भी चर्चा चल रही है। हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में इस पर भी कोई हमें संकेत स्पष्ट मिले। तीसरी बात जो ये भी चर्चा चलने लगी है कि अमेरिका और भारत दोनों ही बातचीत करने का रास्ता तलाश रहे हैं ताकि इस तरह की जो विषम परिस्थिति है उनसे वो बच सके। क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर अमेरिका में सामान महंगा जाता है, वो वहाँ के उपभोक्ताओं पर भी तो बोझ पड़ेगा, वहाँ पे भी तो महंगाई दर बढ़ेगी और वहाँ की विकास दर पहली तिमाही में बहुत अच्छी नहीं रही है। तो अब अगर ऐसे में वहाँ पर खपत कम होने लगे तो उनको भी नुकसान होगा। और ये भी नहीं है कि अचानक अमेरिका जो है भारत के बजाय कहेगा चलो हम दूसरे देश से ले लेते हैं। वो रातों रात बदलाव संभव नहीं, एक समय लगता है उसके बदलाव में। तो इन 3 तथ्य पे, एक कि शहरी जो हमारी उपभोक्ता है उसमें शहरी उपभोक्ताओं की ओर से मांग बढ़ेगी तो शायद थोड़ा फ़ायदा होगा। दूसरा ये है पैकेज देने की बात है और तीसरा ये है कि अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि वो बातचीत करेगा। तो हो सकता है कि ये जो 50% आप अतिरिक्त देख रहे हो ये एक अस्थायी हो, कुछ दिनों के बाद इसमें बदलाव हो, लेकिन ये कब होगा और क्या होगा भी, ये अभी थोड़ा सा कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। तो अभी जैसे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ बात बन पाए, नेगोशिएशन हो पाए, क्या भारत को अमेरिका बाजार की तरफ अभी देखना ही चाहिए या फिर अमेरिका के बाजार को गुड बाय कहना चाहिए भारत को? ये कोई विकल्प नहीं हो सकता है। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हर बाज़ार की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। आपको एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, आपके लिए कीमत अच्छी कीमत मिल रही है। अब एक शर्ट आपको मैं बताऊं कि जैसे एक शर्ट है जो कि अमेरिका के बाज़ार के लिए आप जैसे $20 का आप भेजते हो, $25 का भेजते हो, वो अगर अफ्रीका के बाज़ार के लिए भेजोगे तो हो सकता है शायद वो $5 का हो, $60 का हो, $10 का हो। तो ऐसे में ये कहना कि हमें अमेरिका को गुड बाय कर देना चाहिए, ये विकल्प नहीं हो सकता है। विकल्प ये होना चाहिए कि हम बातचीत करके कोई समाधान ढूंढें। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कृषि के मामले में हमारी ओर से कोई समझौता नहीं होगा और ये सरकार ये रुख साफ कर चुकी है। और ये एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका के बीच जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं एक प्रभावित हुई है। और भले ही इसको स्पष्ट शब्दों में अमेरिकी राष्ट्रपति ना कहते हों, लेकिन ये हकीकत है कि अमेरिका चाहता है कि वहाँ की चीज़ें जो है खासतौर पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, या फिर आप अगर मीट प्रोडक्ट तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि मीट प्रोडक्ट के मामले में हमें कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट के मामले में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जैसे फल हैं, जैसे वाशिंगटन एप्पल्स हैं, इन सब के बाज़ार को हम ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दे दें। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे किसानों के साथ जो है वो एक नुकसान होगा, उनके हित में नहीं होगा। अभी जीएसटी के बारे में आपने कहा कि जीएसटी को जिस तरीके से हम अभी करने वाले हैं रेगुलराइज, उसको दोबारा एक बार रिफॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को भी कहा था। तो इसमें कटौती से क्या रोल किस तरीके से निभा सकती है, इसको थोड़ा ब्रीफली आप बताते हैं तो अच्छा है। देखिए जैसे मैंने कहा कि शहरी इलाकों में खपत कम है और खपत कम क्यों है, क्योंकि
एक धारणा ये है कि चीज़ें महंगी है। अब अगर इस चीज़ को हम सस्ता कर सकें, अभी जैसे जीएसटी की 4 जो प्रमुख दरें हैं 5, 12, 18 और 28, इसकी जगह पे अब बात हो रही है कि 5 और 18 रखी जाए और ज़्यादातर सामान जो कि 12% में थे उनको 5% पर ले आया जाए। तो इससे क्या होगा कि शहरी इलाकों में खपत बढ़ेगी, तो जो उत्पादक जो सामान तैयार कर रहे थे, जो अमेरिका नहीं भेज पा रहे थे, वो घरेलू बाज़ार में भी उसकी बिक्री कर सकते हैं। तो एक उम्मीद ये है कि जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद खपत, खासतौर पे शहरी इलाकों में खपत बढ़ेगी और उसका फ़ायदा उन उत्पादकों को मिलेगा जो अभी विदेशी बाज़ार पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। अभी जो भारत की रणनीति चल रही है, भारत चाइना से और ईस्ट के देशों से और ज़्यादा अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है बिजनेस करने को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे रणनीति को लेकर? मुझे लगता है कि हम लोग ये ध्यान में रखें कि चीन से हम बहुत कुछ कच्चा माल आयात करते हैं, जो कि हमारे हर उद्योग के लिए ज़रूरी है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर देखिए एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो आपकी दवा उद्योग है, हम दुनिया के फार्मास्यूटिकल हब के नाम से जाने जाते हैं। हमने काफ़ी बड़ी एक कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। अब उस कैपेसिटी के लिए जो हमको कच्चा माल चाहिए वो चीन से हम वहाँ से आयात कर सकते हैं। अब चीन से हमारे संबंध जो बीच में काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण रहे, उसकी वजह से कुछ आयात पे भी असर पड़ा, लेकिन कच्चे माल की निर्भरता के लिए अभी भी हम चीन पर निर्भर हैं। तो वो जो अभी बातचीत चल रही है, जो अभी प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं और 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो चीन में बातचीत करेंगे, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि व्यापार और निवेश को लेकर के और बेहतर उपाय वहाँ पे निकल कर के आएंगे और उसका कुछ हद तक असर जो है, जो अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो हुआ है, वो कम हो सके। एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो पूर्वी एशियाई देश हैं या दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे रहे, उनके साथ कोई समस्या नहीं रही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि वो कई बाज़ार में हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, जैसे मैंने टेक्सटाइल का आपसे ज़िक्र किया। तो हम उनके साथ अगर हम कहें कि हम उनको कपड़ा निर्यात करेंगे, वो संभव नहीं है क्योंकि वो खुद बनाते हैं। तो ऐसे में हमको कुछ देखना है कि कुछ ऐसी चीज़ों का निर्यात हम वहाँ पर कर सकें जो वो नहीं बनाते हैं, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर अगर हम काम करें तो वो फिर हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें रातों रात नहीं होंगे, बार-बार मैं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको समय लगेगा और इसी वजह से जो पूरा ध्यान है और सरकार की ओर से संकेत निकल कर के आ रहे हैं कि हम बातचीत करके कोई समाधान ढूँढें, जिससे कि इस टैरिफ का असर, ये जो एक बुरा असर जिसको कहें, इसको हम कितना हद तक कम कर सकते हैं। इसी बातचीत का नतीजा है क्या 83,000 करोड़ की जो डील हो रही है अमेरिका के साथ रक्षा विभाग में, वो इसी बातचीत का नतीजा लगता है आपको? दोनों को जोड़ना शायद सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये ज़रूर चर्चा में रही है कि विमान को लेकर के, जो सैन्य विमान थे, उसकी खरीद का सौदा जो था वो कहीं ना कहीं हम रुक गए, हम उसकी जगह पे कहीं और से हमने ये सौदा करना शुरू किया। वो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया और जैसा मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि सिर्फ तेल ही बहाना नहीं है, कुछ और भी बहाना है। तो वो अपनी व्यापारिक जो शर्तें हैं हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं और जो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए जो विमान बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे हैं या हमने देखा है कि दुनिया के दूसरे देशों में जहाँ उसका इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं है, तो हम उस सामान को क्यों खरीदें। तो एक दबाव तो उनके ऊपर से है। अब उस दबाव की वजह से हम पूरे व्यापार की व्यवस्था को हम दांव पे लगा दें, वो सही नहीं होगा। अमेरिका अभी दांव पे लगा रहा है और वो इस बात को भी जानता है कि ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकती। इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो 2 दिनों से बार-बार ये बात कही जा रही है कि हम बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ ना कुछ बैक चैनल से हम बातचीत करेंगे। तो मुझे लगता है कि विमान सौदा या रक्षा सौदा जो है, वो हमेशा से बड़े व्यापारिक के लिए एक आधार बनता है और चाहे हम रूस की बात करें, चाहे हम फ्रांस से बात करें, जिन जगहों से हमारे व्यापारिक रिश्ते अच्छे रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं रक्षा सौदों की भी अहम भूमिका रही है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्वेश्चंस में जैसे हमारे विपक्षी जो नेता हैं वो सब कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, अमेरिका को हमने अपना दोस्त माना, अमेरिका हमारे साथ आज ऐसा कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई में भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेलियर है यहाँ पर? देखिए, पहली बात की विदेश नीति पे मेरी कोई विशिष्टता नहीं है, तो इसलिए हम उस पर बहुत एक जिसे कहा जाए कि किसी चीज़ को सही या गलत हम करार नहीं देंगे। एक आर्थिक नज़रिए से हम इतनी बात कह सकते हैं कि हमने कई ऐसे बाज़ार में अपने संबंध बनाए हैं
और एक ऐसा दौर आता है, हर 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 देश के साथ ऐसा हुआ है कि एक ऐसा दौर आता है जब रिश्तों में खटास देखने को, रिश्तों में तनाव देखने को मिलती है। आप देखिए चीन के साथ, अभी से अगर आप 6 महीने पहले की बात करिए तो कोई सोच नहीं सकता था कि भारत के प्रधानमंत्री चीन में जा कर के व्यापारिक संबंधों पर बातचीत करेंगे। तो इसीलिए विदेश नीति व्यापार नीति का, विदेश व्यापार नीति का एक अहम हिस्सा होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सार्वजनिक नहीं होती हैं। क्यों ये फैसला लिया गया, क्यों ऐसा किया गया। तो विपक्ष का जो आरोप है कि हमारी विदेश नीति कमज़ोर है, ये उनके अपने तर्क हैं, उनके तथ्य हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, जो भी वो कहते हैं। मेरी अपनी राय यही है कि व्यापार को लेकर के हमारी जो सोच है, वहाँ पर हम कुछ चीज़ों से समझौता नहीं करते हैं। वही हमारी विदेश नीति का भी हिस्सा है, जिसको हमने कई मौके पर कहा है कि भाई हम कृषि के मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे। वो अगर आप विदेश व्यापार की बात करते हो तो विदेश व्यापार तो विदेश नीति का ही एक हिस्सा हुआ ना। जी। इसके अलावा जितनी भी अभी आपने एक बात कही थी कि घरेलू बाजार को हम अपना संभावना के तौर पे दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावनाएं अभी तुरंत नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो बंद हो चुकी हैं, मतलब ठप पड़ गई हैं। जैसे क्रिसमस के टाइम के लिए हमारे जो ये प्रोडक्शन हो रहे थे वो रुक चुके हैं। अब क्या वो मार्केट ये घरेलू बाजार में सामान बेच करके यहाँ पर और ज़्यादा जो चीज़ महंगी थी, क्या वो सस्ती हो सकती है? चीज़ें महंगाई में थोड़ी कमी आ सकती है इस वजह से? देखिए महंगाई दर तो कम है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने कहा कि जीएसटी में अगर कमी होती है तो वो सामान यहाँ पर भी सस्ते हो जाएंगे और उम्मीद यही करनी चाहिए कि त्योहारों का अब जो खरीदारी शुरू होने वाला है आपके 21 सितंबर के बाद से, चूँकि नवरात्रि 22 से शुरू है, फिर आपका दीपावली है और फिर जिसका जो कहें कि इस साल के अंत तक जो है क्रिसमस का है। तो मेन जो खरीदारी हमारे यहाँ होती है वो खरीदारी आपकी नवरात्रि और दीपावली के बीच में है, यानी कि 21 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर के बीच में बड़े पैमाने पर खरीदारी होगी और वहाँ पर ये खिलौने बिकेंगे, इस बात की मुझे संभावना कम दिखती है। वहाँ पर खरीदारी क्या होती है? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। वहाँ पर खरीदारी क्या होती है? कपड़ों की होती है। वहाँ पर खरीदारी क्या होती है? गाड़ी की खरीदारी होती है। ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो जिनका आपने जिक्र किया क्रिसमस को लेकर के, वो उस क्षेत्र से अलग है, तो उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक समाधान अभी होता हुआ दिख रहा है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देश का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि भारत को जो आज अमेरिका के साथ दिक्कत हो रही है, सामना करना पड़ रहा है जो दिक्कतों का टैरिफ की वजह से, वो शायद इस वजह से भी है कि वो भारत बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था अमेरिका पर। तो भारत को और ज़्यादा इससे सीख लेने की ज़रूरत है और अपने आप को किसी एक कंट्री पे डिपेंड ना करने की ज़रूरत है, कि एक कंट्री पे डिपेंड ना रहे। तो क्या ये कितना सही है और क्या ऐसा हो सकता है? मुझे लगता है कि अभी अगर ऑपरेशन सिंदूर को हम देखें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे साजो सामान थे जो या तो हमारे अपने देश में बने हुए थे और कुछ जो तकनीक थी वो रूस की थी। तो वहाँ पर ये कहना कि हम बहुत ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर हो गए थे, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, शायद थोड़ी अतिशयोक्ति है। हम कई देशों पर हम उनसे संबंध हमारे बेहतर हैं, उनसे हम व्यापार करते हैं, उनके सामान का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप कहोगे कि 86-87 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका से और कुल आपका जो है वो 600-650 बिलियन डॉलर का आपका टोटल ट्रेड है, तो उसमें आप देखोगे और देश भी तो शामिल हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी अतिशयोक्ति ये कहना कि हम बहुत ज़्यादा या पूरी तरह से हम अमेरिका पे निर्भर हो गए थे, अब वो स्थिति नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर की बात की आपने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार ट्रंप दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ही वॉर रुकवाई थी। क्या भारत अगर उनके इन दावों को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या वो टैरिफ कम कर देंगे? इस सवाल का जवाब बहुत ही मुश्किल है और देखिए एक व्यक्ति आकर के कहे कि हमने युद्ध रुकवा दी और सामने वाला आपका कोई जवाब ना दे, तो काफ़ी कुछ उससे स्पष्ट हो जाता है कि हम उस मामले में कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। और वाकई में उनके फ़ोन कॉल से और उनकी चीज़ों से रुकी हुई वो शायद गलत होगा कहना, क्योंकि जो युद्ध होता है वो दोनों देशों को प्रभावित करता है। जो जीतता है वो भी नुकसान में होता है और जो हारता है वो और ज़्यादा नुकसान में होता है। तो हम ये कहें कि हमने उनके बहुत सारे हवाई अड्डे नष्ट कर दिए, हमने हवाई जहाज़ उनके नष्ट कर दिए, बहुत अच्छी बात है, हमने सारा कुछ बदला लिया, लेकिन ये कहना कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ वो भी सही नहीं है। तो युद्ध रुकवाने के दावे को लेकर के तो मुझे मालूम नहीं कि वो उनके दावे का आधार क्या है और वो कम से कम मुझे लगता है कि कल भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि रोक दो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा करेंगे। अब आप यही देखिए कि अभी तक बात क्या आ रही थी
कि रूस से हमने बहुत ज़्यादा तेल मंगवाया इसलिए हम व्यापार शुल्क बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अब कोई वही व्यक्ति कहता है कि अमेरिका के कहने को दावे को हम स्वीकार कर ले तो शायद वो हमारे यहाँ सीमा शुल्क कम कर देगा, दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं ना। कोई एक दावा ही हो सकता है, दोनों दावा तो नहीं हो सकता है ना। अभी यही बात एक उनके सलाहकार ने कही, अमेरिकी ट्रंप सरकार के सलाहकार ने, कि भारत जो है वो लगातार इस तरीके की भारत ने एक तर्क दिया कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं क्योंकि हमारी अपनी ज़रूरतें हैं। इस तर्क के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत पहले तेल नहीं खरीद रहा था उनसे, लेकिन जब इनकी वॉर स्टार्ट होती है यूक्रेन और रशिया की, तब वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए खास करके वो तेल खरीद रहा है। हम लोग इसलिए इन पे टैरिफ लगा रहे हैं। तो वो कितना ठीक लगता है? अमेरिका भी तो चाहता है कि हम वहाँ से खूब तेल खरीदें। उनका शेल ऑयल है और शेल ऑयल जो है वो फॉसिल फ्यूल ऑयल से महंगा पड़ता है। एक बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि हम अगर कहें कि हम चलो रूस से नहीं लेंगे, हम अमेरिका से लेंगे, तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा ना। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे यहाँ मास कंजम्पशन के प्रोडक्ट हैं और जो हमारे यहाँ नहीं है, हम वहाँ से लेंगे जो सस्ता देगा। अगर रूस हमें सस्ता दे रहा है और रूस से हम अकेले नहीं खरीद रहे हैं ना, इस बात को बार बार हम दोहराना चाह रहे हैं कि रूस के तेल का खरीदार भारत अकेला नहीं है, दुनिया के और देश भी खरीद रहे हैं। अच्छा, हम जो तेल मंगवा करके रिफाइन कर रहे हैं उसे दुनिया के तमाम देश खरीद रहे हैं, तो बाकी किसी को कोई समस्या नहीं है, आप ही को सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। और आप इतने ज़्यादा चिंतित हैं तो आप रूस और यूक्रेन की युद्ध क्यों नहीं, भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो आपने रुकवा दिया, रूस और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। वो रुकवा लेते, यूक्रेन तो आपका साथी है, रूस आपके खिलाफ है, लेकिन यूक्रेन तो आपका साथी है। कई बार आपके व्हाइट हाउस में मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन वो लड़ाई तो नहीं रुकी, और ये लड़ाई रोकने का आप दावा कर सकते हैं, ये कैसे संभव? इंडिया को इतना इम्पोर्टेंस देने का कारण क्या हो सकता है? जैसे अभी ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के जनरल को बुलाया, असीम मुनीर को इनवाइट किया डिनर पे। इसका क्या प्रेशर बनाना है इंडिया पे, ये कारण हो सकता है इसका? भाई देखिए, आज के दिन में आर्थिक विकास के तौर पे कहें, भारत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको हम नहीं कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह चुका है, वर्ल्ड बैंक कह चुका है। अगर आप इनकी बात को नहीं मानते तो किनकी बात को मानते हैं? और अगर आप सुबह से रात तक बार बार हर आपने भाषण में भारत का जिक्र करते हैं, तो ये भारत की जो एक ताकत बनी है, उस ताकत को पहचानने का एक तरीका ही तो है। तो अब वो भले ही ना कहें और भले ही वो उनके सीमा शुल्क बढ़ाने के कई और कारण हो, लेकिन ये भी एक सत्य है कि भारत एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आया है, और वो कहीं ना कहीं इस बात को भी हो रहा है कि भारत का झुकाव बाकी ब्लॉक्स के तरफ ना हो। जो ग्लोबल ब्लॉकिंग्स होती हैं उनका ये कि बाकी ब्लॉक्स के पास ना हो, हमारे तरफ ज़्यादा रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? भारत के फार्मर्स को लेकर के मोदी जी ने कहा है कि हम अपने फार्मर के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका क्यों लगातार एग्रीकल्चर में घुसना चाहता है, जबकि अमेरिका के 1% ही एग्रीकल्चर से उनका कमाई होती है? तो ऐसा क्यों है कि वो लगातार इंडिया पे फोर्स कर रहा है कि हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंडिया में आए? मार्केट, भाई भारत का बाजार आप देखो, इतना बड़ा बाजार है, वो 1% ही कमाते हो, लेकिन उनकी इकॉनमी का साइज तो आप देखो 30 ट्रिलियन डॉलर का है, 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर के बीच का, उसका 1% है। हमारा इकॉनमी का साइज क्या है? 4 ट्रिलियन डॉलर है। और हमारे एग्रीकल्चर मार्केट में वो आते हैं तो हमारे अपने किसानों का तो नुकसान होगा ना। और वहाँ पर वो सामान, वो विश्व व्यापार संगठन को मानते नहीं है, WTO की बातों को मानते नहीं है, तो वो अपनी शर्तों पर यहाँ से सामान बेचना शुरू करेंगे, तो हमारे लिए, किसान के लिए तो नुकसानदायक है ना। भाई 65% आबादी जिस चीज़ पर निर्भर हो, 50% श्रम शक्ति जिस पर निर्भर हो, उस क्षेत्र को आप विदेशी कंपनियों के या विदेशी किसी भी दूसरे देश के हवाले आप कैसे कर सकते हो? तो बिल्कुल भारत का रुख सही है कृषि को लेकर के। एक और चीज़, जब अमेरिका टैरिफ लगाता है चाइना पर, इंडिया पर, तो चाइना उनको पलट कर आंख दिखा देता है, पर इंडिया नहीं दिखा सकता। उसके कारणों को एक एक करके अगर बता दे तो ठीक रहेगा। भारत की सोच बहुत साफ है कि हम रिटेलिटरी टैरिफ में जाएंगे तो इसमें हमको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। भाई ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी हिस्सेदारी बहुत सीमित है, जबकि चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन में हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। तो चीन के पास इतनी ताकत है कि वो पलट करके जवाब दे सकता है, हमारे पास वो स्थिति नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे कि हमने पलट करके उनको जवाब दे दिया, या पलट करके मतलब टैरिफ लगा दिया, बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो नुकसान होगा। तो उससे बेहतर क्या रणनीति है कि हम ऐसे क्षेत्र आपके लिए ना खोलें जो आपको कहीं ना कहीं तरीके से एडवांटेज दे सकता है। यही रणनीति सही है, क्योंकि हम उस
लड़ाई में नहीं जा सकते हैं तो हम ऐसे क्षेत्रों के जरिए काम करेंगे। यही सोच है, ये बिल्कुल सही सोच है। अभी के लिए इतना ही। तो अमेरिका और भारत के संबंधों में, आर्थिक संबंधों के बारे में हमने जाना द हिंदू बिजनेस लाइन के सुशील सिन्हा सर से। इन्होंने बताया कि कितनी बारीकियों से इन्होंने बताया कि भारत को कहाँ पर आर्थिक अभी नीतियों को बदलने की ज़रूरत है, अब भारत कितना ठीक कर रहा है, कितना सही कर रहा है और कहाँ पर अभी नुकसान हो सकता है। ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसे ही मुद्दों पे बात करने के लिए मिलते रहेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.